हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की माइक्रो प्रोसेसर 8086। जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक एकदम डिटेल्ड में बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और योर इंजीनियरिंग फ्रेंड चैनल पे आपको डिप्लोमा की चीजें मिलती हैं, एमएसबीटी की चीजें मिलती हैं, तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एमआईसी पढ़ना है 8086 तो। बट इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, सबसे पहले वो जाके देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको आने वाली चीजें समझ में अच्छे से नहीं आती हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट देने वाला हूं। आज हमारा एमएसबीटी डिप्लोमा का रिजल्ट आ चुका है और हमारी हाईएस्ट परसेंटेज जो अभी तक की है वो है 96%। मतलब अभी बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे नहीं है, बट जो अभी तक का जो हमें अपडेट आया है वो है 96% प्लस हाईएस्ट गया है हमारा। तो अगर आप भी चाहते हैं डिप्लोमा में अच्छा स्कोर करना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में। आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा एमएसबीटी के लिए माइक्रो प्रोसेसर 8086 के चैप्टर 1 के सेकेंड पार्ट को। हमने पार्ट 1 लास्ट वीडियो में कवर करा था। ओके, हमने पहले बात करी है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक मिनिएचर प्रोसेसर होता है, इसका काम होता है कंप्यूटेशन को परफॉर्म करना। लास्ट टाइम हमने आपको यह भी बताया था कि 8086 के सबसे पहले चैप्टर में आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो आज के जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में से क्वेश्चन 110% यहां से एक नए क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग पे हो सकता है या रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है। तो दोनों ही टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। इसकी जो कंप्लीट नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भेजने वाला हूं। पहले के लेक्चर्स की भी भेजूंगा और आज के लेक्चर्स के लिए भी भेजूंगा। इस पे हमने मॉक टेस्ट भी अरेंज करने वाला जो हमारी वेबसाइट पे होगी। तो इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। ओके, सो बेसिकली आज हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग के बारे में और रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी? हमने देखा था आर्किटेक्चर ऑफ 8086। हमने ये देखा था कि 8086 क्या होता है और 8086 किस तरीके से परफॉर्म करता है, आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, 8086 का जो ओवरऑल फंक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म करता है। आज हम लोग देखेंगे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं 8086 में, तो 8086 एग्जैक्टली है क्या? 8086 एक माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे आप सबको शायद पता नहीं होगा, जैसे आप जावा में कोई भी प्रोग्राम को रन कराते हैं, फॉर एग्जांपल आप जावा में ऐसा लिखते हैं इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 और c इज इक्वल्स टू a+b, और उसके बाद आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज में रन कराते हैं। इस प्रोग्राम को रन कराने का काम किसका होता है? इस प्रोग्राम को रन कराने का काम होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स का। हालांकि अब हम आज के टाइम पे 8086 को यूज नहीं करते हैं, बट आप अभी के टाइम पे आप डुअल कोर यूज कर रहे होंगे, आप क्वाड कोर यूज कर रहे होंगे, आप i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर यूज करोगे। उनका भी सेम काम है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। चाहे आप कैसा भी प्रोग्राम लिखते हैं या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को रन कराते हैं, तो ये काम जो होता है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर का होता है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। सो बेसिकली पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या? तो 8085 जो प्रोसेसर था हमारे पास, इसके 8086 के जो पहले वाला प्रोसेसर था उसमें पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सो हमारी प्रोग्राम उस टाइम पे कैसे एग्जीक्यूट होती थी? सबसे पहला हमारा जो प्रोसेसर है वो प्रोग्राम को फेच करेगा। हमने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी, आर्किटेक्चर में हमने बताया था कि बस इंटरफेस यूनिट होता है और एग्जीक्यूशन यूनिट होता है। बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है प्रोग्राम में प्रोग्राम को या किसी भी फंक्शन को, प्रोसेस को मेमोरी से फेच करना, रिट्राइव करना, और एग्जीक्यूशन यूनिट का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो होता क्या एग्जैक्टली? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो होता है वो रेडी क्यू में आता है।
अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं रेडी क्यू, और दूसरा होता है जॉब या फिर सीपीयू बोल सकते हैं आप इसको। ये बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले वो प्रोग्राम रेडी होगा, फेच होगा, देन वो एग्जीक्यूट में जाएगा। तो अगर पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होता है कि पहले फेच होगा हमारा प्रोग्राम, पहले इस प्रोग्राम को फेच किया जाएगा, देन एग्जीक्यूट कराया जाएगा, फिर फेच किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो आप ये देखो कि किसी ना किसी मोमेंट पे हमारा सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में है। मतलब क्या कि जब हमारा प्रोग्राम फेच हो रहा होता है तो ये जो एग्जीक्यूशन वाला जो ब्लॉक है वो खाली बैठा रहेगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो फेच वाला ब्लॉक खाली बैठा रहेगा, जब फेच होगा तो एग्जीक्यूशन वाला ब्लॉक खाली बैठा रहेगा। इससे क्या होता है, इससे हम अपने प्रोसेसर की एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर पाते। सो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि पाइपलाइनिंग बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, आप अपने सिस्टम की यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं। आप यहां पे क्या करते हैं पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में कि पहले आप फेच करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, और जब पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो आप दूसरे प्रोसेस को फेच कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि टाइम आपका सेव होगा। जैसे आप देखो यहां पे हमने दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा, फेच वन एग्जीक्यूट वन, फेच टू एग्जीक्यूट टू, और हमने इसी वक्त में, इतने ही टाइम में हमने पाइपलाइनिंग में तीन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा लिया। फेच सबसे पहला हमने फेच किया प्रोसेस वन को, फिर हमने एग्जीक्यूट कराया प्रोसेस वन को, फिर जब एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा प्रोसेस वन तो हमने दूसरे प्रोसेस को फेच करा लिया, राइट। जब हमारा प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो रहा है यहां पे तो हमने दूसरे प्रोसेस को फेच करा लिया, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो हमने तीसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट फेच कर लिया मेमोरी से, फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। और इसी प्रोसेस को हम लोग पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी टेक्नोलॉजी स्टैक में बेसिकली पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक सिस्टम हमारा किसी काम में बिजी है, सपोज करो हमारा सिस्टम जो है वो फेच कराने में बिजी है, प्रोसेस को फेच कर रहा है, तो जो सिस्टम का दूसरा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूशन में बिजी हो जाएगा, क्योंकि फेच कराने का काम किसी और ब्लॉक का होता है, एग्जीक्यूशन का काम किसी और ब्लॉक का होता है। ये हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा भी था। अगर आप लास्ट लेक्चर को मेरे देखोगे वहां पे मैंने बताया था आपको कि हमारे 808 आर्किटेक्चर में ऊपर में बस इंटरफेस यूनिट था जिसका काम था मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करना, और एग्जीक्यूशन यूनिट का काम था डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराना प्रोसेस को। तो बेसिकली पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है। यहाँ पे मतलब क्या पाइपलाइनिंग का कि आपकी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपनी एफिशिएंसी को या अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं बाई ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी डाला हुआ है और मैंने एग्जाम के लिए प्रॉपर इसके नोट्स भी दिया है। So pipelining is a technique used in microprocessor design to enhance the performance. यहाँ पे देखो enhance the performance of the instruction execution by overlapping the execution of multiple instruction। जो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम में हैं तो इस डायग्राम को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज पाइपलाइनिंग के। द पाइपलाइनिंग इज नथिंग बट अ क्यू ऑफ 6 इंस्ट्रक्शंस प्रीफेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में कि पाइपलाइनिंग में होता क्या कि हम पहले ही मेमोरी से अपने प्रोसेस को फेच कर लेते हैं। उससे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उससे हो रहा है कि जब हम एग्जीक्यूट चीजों को करा रहे हैं तो हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वेट नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यू when queue is going to execution unit as ALU, then the queue move forward and new instruction come from memory. Sorry. देखो यहां पे क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यू व्हेन क्यू इज गोइंग टू एग्जीक्यूशन यूनिट एज ALU, then the queue move forward and new instruction come from मेमोरी। मतलब क्या हुआ, जबकि अब हमारा पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो हमारा जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो क्यू से हम उसको रिट्राइव कर लेंगे। इससे क्या होगा, द ALU does not has to wait for the instruction come from the memory। तो इससे ALU को वेट नहीं करना पड़ेगा
मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्री फेच करा लिया होगा जब हमारा प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइनिंग का। अब हो सकता है कि आपको इसमें डिटेल में चीजें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं पढ़ा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ाऊंगा आपको जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताता हूं तो। बट अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए देखो सिंपल चीज होती है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को लेते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, एग्जीक्यूशन कैसे होती है प्रोग्राम की। सबसे पहले एक प्रोग्राम में डेटा होता है, ठीक है, हमने डेटा को स्टोर किया कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करना पड़ेगा। डेटा स्टोर किया, हमारा प्रोसेस देन रेडी होता है, इसको मैं बोलूंगा रेडी। क्यों रेडी होगा? रेडी होने का मतलब ये होता है किसी भी प्रोग्राम को कि वो सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करेगा, जैसे कि टाइम, स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, तो वो रेडी होगा, देन वो जाएगा हमारे सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, ये एक बेसिक प्रोग्राम का स्टेप्स, बेसिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेप होती है। तो अब यहां पे पाइपलाइनिंग की कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम रेडी और एग्जीक्यूट साथ में करते हैं, उससे हमारा वक्त जो है वो थोड़ा सा बचता है। ओके, तो ये होता है कॉन्सेप्ट 8086 में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी चीजें यहां से क्लियर हुई होंगी। ये नोट्स में इनफ चीजें हैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके, बट स्टिल आपके अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और मैं बहुत जल्द एक लाइव सेमिनार रखने वाला हूं MIC का, तो आप वहां भी आ सकते हैं। बट उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की। रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है। बहुत सारे लोग यहां पे डायरेक्टली रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने भी यहां पे दिया हुआ स्लाइड में, ये होता है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर एंड पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। बट प्रॉब्लम यह है कि हम पहले ये जानते ही नहीं है कि रजिस्टर क्या होता है, राइट। अब मैं आपको बहुत सिंपल में बताता हूं कि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको कि किसी भी प्रोग्राम में होता क्या है, हमारे पास डेटा। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, आपके पास क्या होता है, डेटा होता है। जैसे मैं यहां पे सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखता हूं जावा का, पब्लिक वॉइड ऐड। मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं इस फंक्शन में इंटीजर a b c 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल मैंने SOP लिखा है, ठीक है, ऐड इज इक्वल्स टू प्लस c, कर्ली ब्रैकेट बंद। ये मैंने एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्रोग्राम में हमने डेटा यूज किया, हमारा डेटा क्या है इस प्रोग्राम में? हमारा जो डेटा है वो है 10 और 20। इस नंबर पे हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें एडिशन परफॉर्म करना है। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ? यस, किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जाहिर सी बात है माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, या किसी भी प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिना प्रोसेसर के आप इस कंप्यूटेशन को तो नहीं कर सकते ना। तो इस कंप्यूटेशन को करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है प्रोसेसर की, और आपको सबसे पहले इस दोनों डेटा को स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये जो हमारे पास डेटा है इसको तो आपको स्टोर करना पड़ेगा ना। बिना डेटा को स्टोर किए आप इस पे कैसे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन? बिकॉज इसको मेमोरी में स्टोर करेंगे, देन हम उस मेमोरी से डेटा को उठा कर लाएंगे और हम उस पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को लगाएंगे। बट हम डेटा स्टोर कहां करें? सबसे पहला सवाल ये आता है कि चाहे वो डेटा हमें टेम्पररी स्टोर करना है या परमानेंट स्टोर करना, दैट डजंट इवन मैटर। बट अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम इस डेटा को स्टोर कहां करें? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि डेटा आप स्टोर कहां करेंगे। डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास हमारे प्रोसेसर्स में मौजूद होते हैं रजिस्टर्स। सो बेसिकली रजिस्टर्स जो होते हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली MIC पढ़ते हैं, 8086 पढ़ते हैं, तो वो रजिस्टर के डिफरेंट टाइप पढ़ लेते हैं। ये जो रजिस्टर के डिफरेंट टाइप है, जनरल पर्पस है, सेगमेंट है, फ्लैग है, पॉइंटर है, बट वो रजिस्टर को ही नहीं समझते। सबसे पहले तो रजिस्टर को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप प्रोग्राम करते हैं, आप बहुत सारे प्रोग्राम को लिखते हैं, आप प्रोग्राम में कभी एडिशन करेंगे, कभी आप लूप चलाएंगे, कभी आप
नंबर्स को शिफ्ट करते हैं आगे। आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन करते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स भी होते होंगे। तो यहां पे जो रजिस्टर्स है ना, ये सब अलग अलग रजिस्टर्स हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। अगर आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करना है तो आप जनरल पर्पस रजिस्टर का जनरली यूज करते हैं। मतलब मैं बताऊंगा कि कौन सा रजिस्टर हम कहां पे यूज करते हैं, बट ये सारे रजिस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज किए जाते हैं जब हमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो मैंने यहां पे आपको बताया रजिस्टर क्या होते हैं, राइट। तो मैंने यहां पे डेफिनेशन भी डाला हुआ है रजिस्टर का, जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, तो इस नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहां पे बहुत ही डिटेल्ड में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें डाली हुई हैं। रजिस्टर क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर, अ रजिस्टर रेफर्स टू अ स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन within the processor that is used to temporarily hold the data। देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, ये एक स्टोरेज लोकेशन होता है जो टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। अब यहां पे हमारे पास 8086 में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग रजिस्टर्स हैं। सबसे पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, दूसरा सेगमेंट रजिस्टर, तीसरा फ्लैग रजिस्टर और चौथा पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। बहुत सारे बुक में इन दोनों को एक साथ में दिया गया है, जनरल पर्पस और पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर को एक साथ में दिया, क्योंकि आर्किटेक्चर में भी ये दोनों साथ में ही होते हैं। बट मैंने इसको अलग अलग दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे हर एक चीज को एकदम डिटेल में डाल दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जनरल पर्पस रजिस्टर से कि जनरल पर्पस रजिस्टर हमारा क्या होता है। देखो जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर टेम्पररी डेटा within the microprocessor। there are 8 general purpose register in the 8086। अब आपको यहां पे लग रहा होगा सर यहां पे तो 4 ही आपने दिया है। सो बेसिकली यहां पे 8 रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास जनरल पर्पस के। कैसे 8 होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो रजिस्टर होता है हमारे पास उसका नाम होता है AX, दूसरा रजिस्टर है BX, तीसरा है CX, चौथा है DX। अब ये जो चारों रजिस्टर है ना, इनका अपना अपना काम है। जैसे कि AX रजिस्टर जो होता है वो जनरली अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑफ 16 बिट्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 8-बिट रजिस्टर। मतलब क्या हुआ, हम AX को दो 8 बिट में डिवाइड करते हैं, 2 into 8 बिट रजिस्टर्स में डिवाइड करते हैं। उसी को हम बोलते हैं AH और AL। आपको कॉर्नर में मैंने यहां पे एक डायग्राम दिया, मे भी आपको नहीं दिख रहा हो कैमरा में, तो मैं आपको बता दूं ये जो AX होता है ना, ये डिवाइडेड होता है AH प्लस AL में। AH 8 बिट, AL 8 बिट। अब AH और AL क्या है? तो AH का मतलब होता है हायर लिमिट, AL का मतलब होता है लोअर लिमिट। हम इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ये समझ लो कि एक रजिस्टर को हम यूज करते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए। दूसरा होता है हमारे पास BX रजिस्टर। BX रजिस्टर जो होता है उसको हम लोग बेस रजिस्टर बोलते हैं। और जनरली जो बेस रजिस्टर होता है वो यूज हम लोग करते हैं ऑफसेट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब ये ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट जो होता है वो मेमोरी से रिलेटेड होता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में मेमोरी एड्रेस भी समझ सकते हैं। तो इट इज ऑफ द 16 बिट एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 8-बिट रजिस्टर्स BH और BL। सॉरी, BX जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है BH में, एक है BL में। ठीक है। जो CX रजिस्टर हमारा होता है, ये इसको हम लोग काउंटर रजिस्टर बोलते हैं। ये हम लोग जनरली लूपिंग में यूज करते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम में लूप को चलाते हैं तो वहां पे आप CX रजिस्टर को यूज करते हैं। CX रजिस्टर जो होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, CH और CL। अब हम इन दोनों को भी यूज करते हैं अपने लूपिंग में और अपने रोटेशन में। इसके बाद होता है DX रजिस्टर जो बेसिकली डेटा रजिस्टर होता है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं और ये भी दो 8-बिट में डिवाइडेड है, DH और DL में। इट इज यूज्ड इन द मल्टीप्लिकेशन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। पोर्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? जहां पे हम नेटवर्क की बात करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उसमें हम लोग DX को यूज करते हैं। सो बेसिकली ये चार जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं इसको हम लोग हेल्प लेते हैं अपने 8086 की प्रोग्रामिंग में
और बहुत सारी जगह पे जब हम लोग आगे जाके इसके प्रोग्रामिंग को देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, तो वहां पे इन सभी के एग्जाम्पल्स को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से AX, BX, CX और DX काम करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप इस नोट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी चीजें आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर, राइट। सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? सेगमेंट रजिस्टर होती है मेमोरी सेगमेंटेशन से रिलेटेड। जाहिर सी बात है कि जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आपके पास कंप्लीट मेमोरी होती है। अब मेमोरी में हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब मेमोरी को हम लोग डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो राइट, उसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर is logically divided into different segments। हम लोग डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और हर एक सेगमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। Each segment has its own base address। It is basically used to enhance the speed of execution of the computer system। बेसिकली ये यूज क्यों हो रहा? ये आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे भी जितने रजिस्टर्स हमारे पास, उन सभी का अलग अलग काम है। जैसे कोड सेगमेंट रजिस्टर सबसे पहला होता है, देन डेटा सेगमेंट, देन एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। कोड सेगमेंट का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड। कोड सेगमेंट रजिस्टर वहां पे होते हैं जहां पे हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो स्टोर यहां पे किए जाते हैं। डेटा सेगमेंट रजिस्टर का काम क्या होता है? पॉइंट्स टू द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड। अब देखो, जैसे हमारी जो मेमोरी है ना, इसके भी सेगमेंट्स हैं। कोड सेगमेंट है, यहाँ पे डेटा सेगमेंट, स्टैक और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये हमारी मेमोरी को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो ये जो रजिस्टर्स है ना, ये सारे रजिस्टर्स इसी सेगमेंट्स को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे डेटा सेगमेंट है रजिस्टर, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर डेटा सेगमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं जहां पे अदर डेटा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा जो होता है वो स्टोर किया जा रहा है। स्टैक सेगमेंट का मतलब क्या? जब हम स्टैक रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हम वहां पे स्टैक सेगमेंट को यूज करते हैं। सो बेसिकली देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, जितने भी रजिस्टर्स है ना, वो सब अलग अलग फंक्शंस के लिए बने हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज को। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करें, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को कर रहे हैं। सो बेसिकली अलग अलग फंक्शंस के लिए हमारे पास अलग अलग रजिस्टर्स हैं। और सेगमेंट रजिस्टर में हमारे पास ये 4 रजिस्टर्स होते हैं: कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो है फ्लैग रजिस्टर। अब देखो, फ्लैग का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लैग का मतलब होता क्या है। जब आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं फ्लैग, एक जो रेलवे स्टेशन मास्टर होता है वो फ्लैग को दिखाता है, तो ट्रेन या तो पास होती है या तो ट्रेन रुकती है। हम प्राइम नंबर के प्रोग्राम को जब करते हैं तो वहां पे भी हम फ्लैग को यूज करते हैं। सो बेसिकली फ्लैग हम यूज करते हैं किसी चीज के स्टेटस को दिखाने के लिए, स्टेट को दिखाने के लिए, कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या प्रोग्राम है वो अभी कौन से स्टेट में है, वो रुका हुआ है, चल रहा है, रिज्यूम है, पॉज है, सस्पेंडेड है, वो कौन से स्टेट में है हमारा प्रोग्राम, उसके लिए हम लोग फ्लैग रजिस्टर्स को यूज करते हैं। तभी हम इसको स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। बहुत जगह पे आप देखोगे कि इसको हम लोग स्टेटस रजिस्टर बोलते हैं, स्टेटस रजिस्टर हम इसको बोलते हैं। द फ्लैग रजिस्टर इज अ 16-bit रजिस्टर इन द इंटेल 8086 माइक्रोप्रोसेसर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द प्रोसेसर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। बेसिकली हमारे प्रोसेसर की स्टेट को ये बताता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद। जब आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा लेते हैं, उसके बाद का जो स्टेट होता है वो आपको यहां से समझ में आता है। इट इज समटाइम्स रेफर्ड to as the status register because it contains various status flag that reflect the outcome of the last operation। तो हम इसको as a status flag, status registers भी यूज करते हैं। The flag register is an important component of the 8086 microprocessor because it is used to determine the behavior of many conditional jump and branch instruction। इससे हम behavior को भी समझते हैं, अर्थमेटिक हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो। तो
यहाँ पे जो मैंने डायग्राम आपको दिया है, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन फ्लैग रजिस्टर्स, तो ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है कि इस डायग्राम को याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, राइट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट वही है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऑलरेडी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट फ्लैग है, जैसे ये कैरी फ्लैग है, ये पैरिटी फ्लैग है, ये ऑक्सिलरी फ्लैग है, जीरो है, साइन है, सिंगल स्टेप ट्रैप, इंटरप्ट है, स्ट्रिंग डायरेक्शन है, ओवरफ्लो है। अब यहाँ पे जितने भी फ्लैग है ना, इन सब का अपना एक रोल है, इन सब का अपना एक काम होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने इन सब के बारे में फंक्शंस यहाँ पे डाल दिए आपकी आसानी के लिए, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आपको सिंपली इन सारे फंक्शंस को याद कर लेना है। हो सकता है कि इसमें सारे आपसे ना हो पाए, आप एटलीस्ट 5 तक याद कर लो, 5 तक याद कर लो। सबसे पहला जीरो फ्लैग है। जीरो फ्लैग का काम क्या है? सेट इफ द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज जीरो। अगर रिजल्ट का ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो जीरो आता है तो ये जीरो फ्लैग काम करता है। कैरी फ्लैग, अगर आप कोई कैरी ले रहे हैं अपने एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तो कैरी फ्लैग का हम इस्तेमाल करते हैं। हम साइन फ्लैग का यूज तब करते हैं जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव में होता है। ओवरफ्लो फ्लैग हम तब यूज करते हैं जब हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है रिप्रेजेंटेशन के लिए, टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड, तो हम ओवरफ्लो फ्लैग का यूज करते हैं। पैरिटी फ्लैग हम तब यूज करते हैं जब सेट बिट्स जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। बेसिकली यहां पे जितने भी फ्लैग हैं अगर आप उनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल फ्लैग है, बहुत सिंपल है। बस ये है कि आपको सबकी डेफिनेशन एक एक लाइन में याद करनी है। मैंने ऑलरेडी इस नोट्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, मैंने इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डाला, सिंपलेस्ट जो सबसे सिंपल हो सकता है यहां पे मैंने वही यूज किया है। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत आसानी से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने वाला हूं, सो प्लीज डोंट वरी। और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारा एक अलग से ऑनलाइन क्लास भी चलता है जहां पे आके आप अपने ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, तो ये होता है फ्लैग रजिस्टर। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट टाइप ऑफ रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। अब बेसिकली बहुत सारे जगह पे ये जो रजिस्टर है ये जनरल पर्पस रजिस्टर का ही पार्ट है। जैसे बहुत जगह पे आप देखोगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं वो पॉइंटर एंड इंडेक्स के साथ में ही होते हैं, बट मैंने इसको अलग अलग करके डाला है। तो पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर में हमारे पास जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा बेस पॉइंटर और दूसरा पार्ट हमारा होता है इंडेक्स पॉइंटर, जिसको हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। सो बेस पॉइंटर जो होता है, बेस पॉइंटर रजिस्टर जो हमारे पास होते हैं वो हम लोग कब यूज करते हैं? रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। जब हमें किसी बेस एड्रेस का रेफरेंस देना होता है तो हम अपने बेस पॉइंटर को यूज करते हैं। बेस पॉइंटर इज कॉमनली यूज्ड इन स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन। मैंने यहां पे दिया हुआ है कि स्टैक रिलेटेड ऑपरेशंस जब होंगे तो आप वहां पे बेस पॉइंटर को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंटर है आपके पास इंडेक्स रजिस्टर्स या इंडेक्स पॉइंटर हम इसको बोलते हैं। ये कब यूज करते हैं? टिपिकली यूज्ड एज द सोर्स इंडेक्स इन स्ट्रिंग ऑपरेशन। यहां पे देखो स्ट्रिंग ऑपरेशन में सोर्स इंडेक्स यूज करते हैं और DI को हम लोग डेस्टिनेशन इंडेक्स के तौर पे यूज करते हैं। बेसिकली सिंपल सिंपल रजिस्टर्स है, बट हो सकता है कि आपके लिए चीजें नई हैं तो आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट जब हमारे पास एकदम नया आता है ना तो हमें चीजें लगती हैं कि कैसे याद होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे जैसे आप उस सब्जेक्ट में इंटर होते हैं, डीप डाइव करते हैं, आपको समझ में आएगी ये उतना भी आसान, उतना भी टफ नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप रजिस्टर्स को एक बार समझ लोगे ना, एक दो बार पढ़ लोगे नोट से, तो आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं, बहुत सिंपल इसका सिलेबस होता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे चार टाइप के रजिस्टर्स: जनरल पर्पस रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स, आपका बेस पॉइंटर आप बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर्स भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे ये जनरल पर्पस रजिस्टर का ही पार्ट होता है, और लास्ट होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये चार टाइप के डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही हमने आज कवर किया है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं सिलेबस एक बार और दिखा देता हूं।
हाँ, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस था जहां पे हमने ये 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन 2 टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी सेगमेंटेशन एंड पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं MSBT से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, ट्यूटोरियल्स बनाता हूं, लेक्चर्स को बनाता हूं, और इसके अलावा भी हमारा एक कंप्लीट कोर्स है जहां पे मैं ऑल सब्जेक्ट्स को आपको लाइव सेशन में पढ़ाता हूं। आज रिजल्ट भी आ गई है और बहुत ही कमाल की रिजल्ट हुई है, 96% हमारा हाईएस्ट गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लासेस को। आपको क्लासेस की पूरी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है, ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक को कमेंट में डालें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सबको MIC पढ़ने को मिले, वो भी फ्री में। और सेमिनार होगा, नोट्स होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के सेशन के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।